आज की बात शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो आर्ट एंड कल्चर वाला हिस्सा है उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको इसका करंट अफेयर्स, अब डेली का करंट अफेयर्स तो आपको आर्ट एंड कल्चर में नहीं मिलेगा कि न्यूज़पेपर में आज आप उठाएं और आज ही के दिन कोई आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ हो या बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। ऐसा डेली तो आप करंट अफेयर्स नहीं कर पाएंगे, मंथली मैगजीन से कर सकते हैं या मंथली आप तैयार कर सकते हैं पूरे महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें से आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एक्सकेवेशन से होंगे, जीआई टैग से होंगे। बहुत सारे जीआई टैग जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो कल्चर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से है, चाहे वो स्कल्पचर से है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनसे पैसा आता है, व्यवसाय है, प्रोफेशन है। तो कल्चर प्रोफेशन भी है, कई लोगों को पैसा मिलता है, लाइवलीहुड है। तो कल्चर का वो हिस्सा जिससे पैसा आता है। कल्चर दो तरह का है, एक तो केवल एस्थेटिक वैल्यू वाला है जिसको सिर्फ देख करके आप प्रसन्न हो सकते हैं, और दूसरा है कि जिस पे जिंदा रहा जा सकता है, जिस पे परिवार पाला जा सकता है कल्चर के माध्यम से। जैसे आप राजस्थान में कालबेलिया डांस होता है, तो वो जो कम्युनिटी डांस करती है और गाना गाती है वो उससे पैसा कमाती है, वो उसके परिवार चलते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो बर्तन पे पेंटिंग करते हैं, कपड़ों पे पेंटिंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो बाग प्रिंटिंग है, हस्तशिल्प, तो जो हैंडीक्राफ्ट में आप बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हस्तशिल्प, तो जो इतने भी हस्तशिल्प के मेले लगते हैं उसमें आप देखते होंगे कि हाथ से बनी हुई चीज़ें जो है वो बिकती हैं। लकड़ी के सामान, लोहे के सामान, कपड़े के सामान, बहुत सारी सामग्रियां बिकती हैं। तो आपको ये यहाँ पर नज़र गड़ा के रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि कल्चर केवल आपको गौरव का एहसास कराए और आप उसके ऊपर एकदम ऐसा महसूस करें कि ये हमारी कल्चर है और हमें इस पर बड़ा गर्व है, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन कल्चर का जो हिस्सा आपको रोटी दे सके, आपको परिवार पालने का साधन दे सके, तो ये कल्चर उससे भी ज़्यादा बेटर है। तो यूपीएससी उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो मुझे लगता है कि जो एक्सकेवेशन होते हैं, नई चीज़ें आती है, टूरिज़्म, कल्चर बेस्ड टूरिज़्म, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कल्चर बेस्ड टूरिज़्म। तो इसके लिए यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में जाइए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ में दूसरी भी और चीज़ें हैं जो इंटेंजिबल हेरिटेज होती हैं। यूनेस्को इंटेंजिबल, वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी नाम रहता है उसका, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए। अदृश्य संस्कृति जो दिखाई नहीं देती, जिसको छू नहीं सकते। तो इसी साल गरबा डांस को लिया है उन्होंने 2023 में। तो ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहले दुर्गा पूजा लिया था 2021 में, ऐसे पहले आप जाएंगे तो लगभग अब 15 ऐसी चीज़ें हैं भारत की जो इस लिस्ट में आ चुकी है। तो आपको वो लिस्ट तैयार करनी है, ये होमवर्क पकड़िए, ठीक है ना। तो आज मैं बचा कुचा आर्ट एंड कल्चर का सारा चीज़ बता दूंगा, फिर हम कल से एंशिएंट मेडिवल वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो अब हमारे साथ साथ रिवीजन करते जाइए, थोड़ा जल्दी कराएंगे और आगे बहुत सारे सब्जेक्ट कराएंगे। आप परीक्षा तक अगर हमारे साथ साथ स्पीड बना के रहे तो, पर साथ साथ क्रॉनिकल वगैरह पढ़ते जाइए, मंथली क्रॉनिकल पढ़ते जाइए।
उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मंथली क्रॉनिकल पढ़ते जाएंगे तो आपको एकदम से दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और टेस्ट देते जाइए, साथ साथ टेस्ट भी देते जाइए, तो 3 स्तर पे तैयारी होगी, ठीक है ना। और आपको बताया था कि किसी भी कल्चर के बारे में कोई भी न्यूज़ अगर मिलती है तो उस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा डीप में जाना होगा, थोड़ा सा डीप में जाइएगा। किसी का 150वीं जयंती है, किसी की 200वीं है, किसी की 125वीं है, किसी घटना को 150 साल हुए हैं, तो पूरा खंगालना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर किसी मूर्ति का अनावरण करते हैं प्रधानमंत्री, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पिछले 3 सालों से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री किसी को अनवील करते हैं, किसी मूर्ति को। रामानुजाचार्य का क्वेश्चन उसी में से था। या किसी मंदिर की विजिट करते हैं तो उस मंदिर का क्वेश्चन आ जाता है, पर वो क्वेश्चन डीप में होता है। तो मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण हुआ है हरियाणा में, मिहिर भोज का। तो उनको सामान्य भोज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो मध्य प्रदेश में राजा भोज हैं, भोजपाल, ये परमार शासक हैं, वो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से हैं मिहिर भोज। इनको भी भोज कहा जाता है, उनको भी भोज कहा जाता है। राजा भोज ये भी हैं, राजा भोज वो भी हैं। तो परीक्षा में इस पे ही क्वेश्चन आ जाता है, कुछ नहीं तो, कि राजा भोज, खास करके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, कि ये मिहिर भोज ही राजा भोज हैं या फिर जो धार के राजा थे, धारा नगरी, उसके राजा जो है भोजपुर। यहाँ हमारे यहाँ तो भोजपुर ही है, भोजपुर बसाया था। सबसे पहले भोजपुर बसाने की कोशिश हुई थी, अधूरी कोशिश थी। बाद में कई कारणों से, ज्योतिष के कारणों से और भी कई कारण इतिहासकार बताते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उसको अधूरा छोड़ा और भोजपाल बसाया, जो भोपाल है, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। उसमें बड़ा तालाब जो है, उस समय किसी भी जगह पर, ऐसी जगह जो पहाड़ी इलाका है, इसमें रहने के लिए पानी का तो रिजर्वायर बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए वहाँ पर भी एक डैम बनाने की कोशिश हुई है, भोजपुर में भी, और यहाँ पर भी डैम बना है। तो डैम दोनों जगह। तो ये बहुत बड़ी कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील, और इसको हम बड़ा तालाब, अपर लेक कहते हैं। और भोज वेटलैंड, जब हम यूनेस्को उसकी बात करते हैं रामसर साइट की, तो वहाँ नाम है भोज वेटलैंड। तो तीनों नाम याद रखिएगा, भोज वेटलैंड। तो भोज के ऊपर ही नाम पड़ा है। तो इन भोज को अभी यहीं रखते हैं, मिहिर भोज की बात करते हैं। मिहिर भोज के ऊपर बहुत डीप में आपको एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पूरा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो न्यूज़ में आ चुका है। जून जुलाई में जो न्यूज़ बनी है वो मिहिर भोज की बनी है। यानी इस साल का, नए साल का करंट अफेयर्स जून जुलाई से शुरू हो ही जाएगा, मई से ही शुरू हो जाएगा। वैसे तो करंट अफेयर्स का कोई साल नहीं है, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि मार्च के महीने में लगभग पेपर बन जाता होगा। तो फरवरी तक का या मार्च तक का करंट अफेयर्स वो पिछले साल वाले में पूछता है। तो यहाँ मार्च, अप्रैल, मई, जून से एक नया करंट अफेयर्स शुरू होता है। ऐसा हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्च अप्रैल से ही क्वेश्चन बनाया जाए। 2 साल पुराना भी बन सकता है, 5 साल पुराना भी बन सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन जब आपके पास गवर्नमेंट यूपीएससी के पास में यदि ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि नए क्वेश्चन उनके पास हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन में जाएंगे। उनका भी कुछ न कुछ रिलेवेंस इस साल से होता है। तो करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, ये और पॉलिटी, ये 4 टॉपिक, 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको, और साइंस टेक भी, जिसके 90% क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें से मिहिर भोज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, 4 बड़ी डायनेस्टीज थी, चालुक्याज, परमार, चाहमान एंड गुर्जर प्रतिहार। जो अलग अलग इतिहासकार, हिस्टोरियंस बताते हैं कि वो उनकी उत्पत्ति, ओरिजिन अलग अलग तरीके से हुआ। ये तो आप लोग मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत में पढ़ते ही, हमारे नोट्स में भी दे रखा है हमने, जरूर पढ़िए उसको। गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक मिलेंगे, मिहिर भोज।
ठीक है। और ये सारा जो समय है मिहिर भोज का और इनका, वो मंदिर बनाने का समय है। सबसे ज़्यादा मंदिर बने हैं, मंदिर वास्तुकला, टेम्पल आर्किटेक्चर। और टेम्पल आर्किटेक्चर में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर देखे थे कि नागर स्टाइल का देखा था ना, नागर वाला, द्रविड़ वाला देखा था, दक्षिण में वेसर वाला देखा था कि वो दोनों को मिक्स करके। तो ये जो मिहिर भोज हैं और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो तमाम शासक थे, किंग जितने भी रहे हैं, उन सब ने नागर स्टाइल को आगे बढ़ाया था। नागर स्टाइल में सबसे ज़्यादा मंदिर बनाए थे। तो ग्वालियर में जो तेली का मंदिर है वो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। राजस्थान के बहुत सारे ओसिया के और वहाँ के मंदिर हैं, वो सब इन्हीं के द्वारा। तो पंचायतन स्टाइल भी देखने को मिलता है, कई जगह नहीं भी मिलता, लेकिन मंडप बड़ा होता है इनका। और नागर स्टाइल के मंदिर है, नागर मंदिर, नागर शैली के मंदिर है। तो आपको ये मंदिरों की लिस्ट बनानी है कि गुर्जर प्रतिहार वंशों में और खास करके मिहिर भोज ने कौन कौन से मंदिर बनाए। तो कुछ तो मैंने नाम बता दिए, लेकिन एक इनकी लिस्ट है, वो कम से कम 20 मंदिर हैं। उनमें से कोई सा भी मंदिर पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर वही आता है कि मंदिर किसके हैं, मंदिर डाइटीज कौन है, यानी कि मूर्ति किसकी है। तो वराह अवतार, वराह विष्णु, तो वैष्णवाइट भी है, शैव भी है, दोनों हैं। 2 बड़े यात्री हैं, अलमसूदी और सुलेमान। अलमसूदी और सुलेमान 2 बड़े यात्री हैं जो इनके समय में आए हैं। दोनों का वर्णन आपको लिखना है। दोनों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा, ट्रेवल अकाउंट में क्या लिखा, ये आपका, ये हमारे इसमें है, बस जाकर के मैं तो हिंट कर रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है, ताकि इस साल का क्वेश्चन आपका पकड़ में आ जाए, ठीक है। उसके लिए क्या जाके पढ़ेंगे, यही तो गाइडेंस है ना, बस और क्या है। बाकी तो नोट्स तो बहुत बड़े हैं, हम पढ़ाई क्या करें। वो है बुक्स और राइटर। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे कवि मिलेंगे, पोएट मिलेंगे, पेट्रोनेज दिया है इन्होंने। लंबा शासनकाल जब भी होता है तो मैंने आपको बताया साहित्य फलता फूलता है, लिटरेचर फलता फूलता है, फ्लोरिश होता है। तो लिटरेचर बड़ा फ्लोरिश हुआ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो गुर्जर प्रतिहार वंश में है, राजशेखर। और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन राजशेखर। पूरी लिस्ट दी है। हमारा अगर नोट्स देखेंगे तो 30-40 लोग हैं और कम से कम 60 के आसपास किताबें हैं। तो आप उन सबको तैयार करिए, है ना। बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर आप ही को दिक्कत आएगी। लेकिन राजशेखर का जरूर लिख लीजिएगा। काव्य मीमांसा, राजशेखर ने काव्य मीमांसा की बात की है। काव्य मीमांसा क्या है? काव्य मीमांसा दरअसल पोएट्स जो हैं, कवि जो लोग हैं, उनके लिए एक तरह का एक गाइड है, गाइड करने का काम करता है कि कविताएं कैसे लिखी जाती हैं, कविताओं का विकास कैसे होता है, अच्छी कविता क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा होती है, कितने प्रकार की कविताएं होती है, कविता लिखने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब काव्य मीमांसा। मीमांसा मतलब एनालिसिस, काव्य मतलब पोएट्री है। तो एनालिसिस ऑफ पोएट्री, काव्य मीमांसा क्या हो गया? एनालिसिस ऑफ पोएट्री। और कर्पूर मंजरी जो नाटक है वो उनकी पत्नी के ऊपर है। कर्पूर मंजरी ये एक प्ले है, संस्कृत में है। बाल रामायण है। बाल रामायण बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो परीक्षा में पूछी जाती। तो ऐसी बुक्स की एक लिस्ट बनानी है। राजशेखर की 7-8 किताबें हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे राइटर मिलेंगे आपको। तो क्या क्या करना है आपको समझ में आ रहा है? एक तो मंदिर की वास्तुकला के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा लिखना है, डाइटीज के बारे में लिखना है,
बुक्स के बारे में लिखना है, ट्रेवल अकाउंट के बारे में, ट्रेवलर्स कौन कौन से थे, फॉरेन ट्रेवलर्स, उनके बारे में लिखना है। डायनेस्टी पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता कि कौन किसका बेटा था और क्या था और किस, बाकी वॉर पे लिखना है थोड़ा सा कि किसके साथ किसका युद्ध हुआ था और कौन जीता था। तो यहाँ ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रकूट के साथ भी और पाल के साथ। बंगाल में जो पाल थे वो भी यहाँ आते थे, और हर कोई यहाँ, एक और चीज़ है कि जो एक स्थान है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती गुर्जर प्रतिहार में, वो है कन्नौज, जगह है कन्नौज। तो यूपी में आप जाएंगे तो कन्नौज जो है, और वो भी सर्च कर लीजिएगा कि मिहिर भोज का एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला है। तो गूगल पे जाके मैप देखिएगा मिहिर भोज का हिस्टोरिकल मैप, तो आप देखेंगे ऊपर कश्मीर तक अफगानिस्तान को टच हो रहा है, इधर राजस्थान पूरा है, इधर उज्जैन पूरा उसके अंदर आ रहा है, गुजरात तक जा रहा है, थोड़ा सा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आ रहा है, पूरा मध्य प्रदेश जो अभी आपको दिखाई पड़ता है ये मिहिर भोज का एम्पायर जैसा। उधर पूरा बांग्लादेश तक, यानी बंगाल जो पालाज हैं, उड़ीसा है, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, तीनों को मिला के बंगाल माना जाता था, तीनों को बंगाल ही बोलते थे। तो वो आपको पढ़ना है, यानी कि पूरा क्षेत्राधिकार, उसका जुरिस्डिक्शन एरिया कितना था। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना क्या क्या करना है। तो पूरा मैप देख लेना है और क्षेत्र देख लेना है, और फिर इंपॉर्टेंट जगह जो थी वो दो थी, उज्जैनी और कन्नौज, दो इंपॉर्टेंट जगह। मिहिर भोज के समय में दो इंपॉर्टेंट जगह है, उज्जैनी और कन्नौज। अच्छा, इस समय के इंस्क्रिप्शन और प्रशस्ति और कुछ जो चीज़ें हैं वो भी आपको देखना चाहिए। कॉइन्स पे क्या लिखा रहता था, क्या बना रहता था। तो वही वराह की मूर्ति होती थी कॉइन्स पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, ब्राह्मण धर्म कहते हैं, उसका विकास हो रहा था। बौद्ध धर्म इस समय में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, पाल के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है। बंगाल में पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को पेट्रोनेज दिया था, है ना। गुर्जर प्रतिहार ने उतना नहीं दिया था, लेकिन राष्ट्रकूट के साथ में, अब नाम जो है प्रतिहार, परिहारी या परिहार जो बोलते हैं, तो प्रतिहारी से निकला है। प्रतिहारी मतलब गेट कीपर, है ना, डोर कीपर, गेट कीपर, या फिर उसकी सुरक्षा करने वाले। दरबार, द्वारपाल जो होते थे, तो वो किसके द्वारपाल थे? राष्ट्रकूटों के द्वारपाल थे। वहीं से इनका नाम, एटिमोलॉजी आपको ऐसे निकालनी है गुर्जर प्रतिहार की। ठीक है, तो तब जाकर के वो मिहिर भोज वाला, तो कोई भी एक न्यूज़ बनती है तो मतलब कितना खंगालना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है हमको। ठीक है, तो ये है एक एग्जाम्पल आपके सामने। दूसरी एक न्यूज़ बनी है कि रायगढ़ के किले में जो राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का, तो महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। उसको 300 साल, 350 साल जो भी है वो देख लीजिएगा। 1875 है ना, 1874 या जो भी है, तो 50 होगा, 350 होगा, है ना, 250 या 350 जो भी है, वो आप देख लीजिएगा डेट। तो वो शिवाजी महाराज का उसका इम्पॉर्टेंट है, उसका महोत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में काफ़ी उत्साह है, तो शिवाजी महाराज जो है वो चर्चा में है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर पूरा तैयारी करके जाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो कल्चर ऐसा निकालना है। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उनका जीवन परिचय, जन्म कहाँ हुआ था, कौन से किले में हुआ था, शिवनेर के किले में हुआ था, माता कौन थी, पिता कौन थे, कौन सा वंश था, डायनेस्टी क्या थी, बीजापुर और वो जो वहाँ की जो रियासतें हैं, किसने कौन कौन से किलों पे कब्जा कर रखा था, क्योंकि उन्हीं किलों का झगड़ा जो है पूरी ज़िंदगी चलेगा। शिवाजी महाराज किलों को हथियाने में
और औरंगजेब से उसका सौदा करने में ही पूरी लाइफ रही ना, पूरा लाइफ उसी पे किलों पे ही निकला। फोर्ट हथियाना और फिर किसी संधि में जो है उसको किसी को दूसरे को सौंप देना, बस यही एक लाइफ है पूरी। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन कौन थी, जैसे अफजल खान था, है ना, और कौन आया था वो मिलने के लिए, जिसको कटार से मारा था, शाइस्ता खां। एक शाइस्ता खां था, अफजल खान को तो मार दिया था शिवाजी ने, उसकी उंगली कट गई थी शाइस्ता खां की। तो कौन गवर्नर था, कौन किसका था, तो वो बीजापुर उसकी तरफ से आया था, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी, भारत एक खोज भी दोनों एपिसोड देख लोगे तो आपकी बात बन जाएगी, काफ़ी हद तक बन जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है भारत एक खोज में नहीं मिलेंगी, जैसे कि अष्टप्रधान को उतने अच्छे से नहीं बता रखा है। अष्टप्रधान के क्या क्या काम थे, अष्टप्रधान में 8 लोग कौन कौन होते थे और उनके काम क्या होते थे। इसके अलावा सरदेशमुखी चौथ क्या होती है, सरदेशमुखी क्या होती है, चौथ क्या होती है, ये कर वसूलने के तरीके हैं। सवाई राजा जय सिंह के साथ में लड़ाई होती है, ठीक है। मानसिंह उधर महाराणा प्रताप से लड़ते हैं, जय सिंह इधर लड़ते हैं शिवाजी के साथ में। इंपॉर्टेंट किले, महत्वपूर्ण किले, शिवाजी की लिस्ट बनाई है, इंपॉर्टेंट किले कब कब शिवाजी ने हथियाए। कुछ किले ऐसे हैं जो शिवाजी ने बनाए, बाकी सब किले जो है बने बनाए थे लेकिन उनको हथियाया गया। किलों के प्रकार, जलदुर्ग, वाटर फोर्ट, चारों तरफ जंजीरा जैसे और ऐसे, समुद्र के किनारे वाले किले, और वो वाला मैप जो मिहिर भोज का मैंने बताया वैसा ही मैप आप शिवाजी का भी तैयार कीजिए, शिवाजी का मैप भी तैयार कीजिए कि शिवाजी का साम्राज्य कितना था। और राजाभिषेक की जरूरत क्या थी, राजा घोषित करने पे शिवाजी की मां शिवाजी को बचपन से ही राजे बोलती थी, राजा। तो राजा शब्द पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु हैं, वो उसमें यही बात भरते हैं कि देखो विदेशी शासकों के अधीन हमको नहीं रहना है, मलेच्छों के अधीन नहीं रहना है। मलेच्छ मतलब मुसलमान, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, वो इस देश के नहीं हैं और उन्होंने अत्याचार किए हैं, ठीक है। इस्लाम की बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, किताबें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इस्लाम डायनेमिक नहीं है और अत्याचार को स्वीकार नहीं करता। ये एक बहुत खतरनाक चीज है। हमास ने जो कुछ इजराइल में किया है, इजराइल ने क्या किया है वो एक अलग चीज है, लेकिन हमास ने जो किया है महिलाओं और बच्चों के साथ में इजराइल में, वो एक तो वो स्वीकार नहीं करते। एक दुनिया में जितने भी इस्लाम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनमें से कोई भी उस चीज को स्वीकार नहीं करता कि वो गलत है, वो गलत को गलत बोलते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है इतिहास में। हिंदू धर्म में 2 धड़े रहे हैं। रिफॉर्म बहुत ज्यादा डायनेमिक है हिंदू, उसके कुछ हिस्से के लोग तो कई बार आप देखोगे कि परिवार में ही मतभेद हो जाएंगे। एक रिफॉर्मिस्ट होगा, एक उसी को स्थिति को, यथा स्थिति को बनाए रखना चाहता है। लेकिन रिफॉर्मिस्ट बहुत मिलेंगे। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों के अगेंस्ट बोले ना, और उन प्रथाओं के अंत के लिए उन्होंने आवाज उठाई और लड़े और कानून बनवाया और लोगों को जेल भेजा। तो ये जो हिमाकत है अपने धर्म में सुधार करने की, अगर गलत है तो गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा किसी न किसी दिन। बदलता हुआ धर्म ही टिका रह सकता है, जिसमें बदलाव हो सकते हैं समय के अनुसार, उसमें रूप बदलते हैं, रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। महादेव गोविंद रानडे ने कहा है कि विवेक सम्मत बदलाव होना चाहिए, समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। और यही बात रामकृष्ण जो समर्थ गुरु रामदास हैं वो शिवाजी को समझा रहे हैं। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, तो हमें मलेच्छों के साथ नहीं रहना।
हमें मलेच्छों की सत्ता यहां पे स्थापित होने ही नहीं देना है। हिंदू पदपादशाही, तो इसलिए समर्थ गुरु रामदास यहां बात करते हैं हिंदू पदपादशाही। तो शिवसेना जो है महाराष्ट्र में, वो शिवाजी के ऊपर ही बनी हुई है, भगवान शिव का नाम नहीं है। शिवसेना भगवान शिवाजी की सेना, यानी कि राजा शिवाजी की, महाराज शिवाजी की सेना, शिवाजी महाराज की सेना है वो। तो वो पार्टी अलग चीज है, पॉलिटिकल पार्टी अलग चीज है, लेकिन यहाँ थीम, मराठी आदमी जो है वो शिवाजी महाराज को क्रांतिकारी मानता है और हिंदू धर्म का रक्षक मानता है। तो यहाँ भगवा या केसरिया या जय भवानी या ये जो नारे हैं, ये किसके संकेत हैं? ये राष्ट्र के संकेत हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र होगा? हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ। और फिर आप सुधार भी नहीं करते। अब एक पीढ़ी हो गई शासन करते करते, तो आप प्रायश्चित कर लीजिए। अभी आप हिंदू धर्म के बहुत सारे नेताओं को, चाहे वोट लेने के खातिर ही करते हो, लेकिन प्रायश्चित करते हुए, बात करते हुए, बयान देते हुए महसूस होते हैं ना, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई प्रायश्चित कर रहा है और बोल रहा है कि हाँ हमने 2000 साल तक गलती की, दलित लोगों को सताया, छुआछूत की, परेशान किया, तो इसका मतलब है कि ये प्रायश्चित वाली बात है, स्वीकार किया जा रहा है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है। और एक्सेप्टेंस यदि हो गया है तो फिर उसको वहां से नए सिरे से शुरू भी किया जा सकता है कि हाँ ठीक है, अब आपको पता चल गया ना कि गलती हुई है, तो दुरुस्त कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो किया ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे तो दलित तो माइनॉरिटी थे ना, अंबेडकर दलित थे, और कुछ लोग 4-5 और दलित होंगे, 6-7 और दलित होंगे, बाकी लोग तो सारे अपर कास्ट थे। वो चाहते तो विरोध कर सकते थे किसी भी रिफॉर्म का। इतने बड़े जो एफर्मेटिव एक्शंस थे, कितने भारी भरकम तरीके से रिजर्वेशन दिया जा रहा था, कितने भारी भरकम तरीके से सपोर्ट किया जा रहा था, कानून बनाए जा रहे थे एक से एक। तो अपर कास्ट लोग तो विरोध कर सकते थे ना, क्योंकि वो तो फुल फ्लेश थे। उस समय तक तो कोई कानून नहीं था, वो तो नया कानून पहली बार जन्म ले रहा था, और ड्राफ्टिंग करके लाते थे, और दलितों के फेवर में अगर कुछ लिख करके लाते थे अंबेडकर, तो विरोध भी तो हो सकता था ना। लेकिन एक्सेप्टेंस हुआ, स्वीकार किया गया, प्रायश्चित स्वरूप स्वीकार किया गया कि हाँ गलती हुई है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। कुछ समझ में आ रही महाराज शिवाजी के वहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं? महाराज शिवाजी को क्यों ऐसा उग्र बनाया गया? उनको मालूम था, समर्थ गुरु रामदास को, कि अगर ये लोग यहाँ स्थापित ये वेलफेयर करने के लिए है ही नहीं, इनकी गवर्नमेंट वेलफेयर वाली गवर्नमेंट ही नहीं है, ये लूटते हैं। मलेच्छ जो है, मुसलमान आतताई जो बाहर से आए हैं, ये जनता की भलाई के लिए थोड़ी आए हैं। अकबर का थोड़ा सा एग्जाम्पल दे, अलग कर लो थोड़ा सा, इसलिए उसको ग्रेट अकबर कहते हैं इतिहास में। हालांकि उसने भी किया है, अहंकार के लिए किया है, और भी कई कारणों से अटैक किए हैं, तो लोगों को तो मारा ही होगा। और कई लोगों को बाध्य किया समझौता करने के लिए, मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए। वो सबसे कम पत्नियों वाला बादशाह था, और उसकी 35 पत्नियां थी, सबसे कम संख्या थी उसके पास। उसके बाकी जो बादशाह थे, मुगल बादशाह, उनके पास तो और भी ज्यादा थी। तो ये सब क्या था? इसका मतलब आप बाध्य करते थे लोगों को कि आप अपनी लड़की की शादी हमसे करा दीजिए। तो चीजें तो थी, नुकसानदायक चीजें बहुत है। तो महाराज शिवाजी को जो है, आप लोग शिवाजी महाराज को इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना ये मसाला, तो इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। तो थोड़ा सा स्वरूप बदलता हुआ दिखेगा। ठीक है, हिंदू पदपादशाही जो बाजीराव फर्स्ट ने फिर बाद में आगे फैलाया था। तो इसीलिए आप देखोगे कि कट्टरता, हिंदू धर्म के प्रति जो कट्टरता है वो मराठियों में ज्यादा दिखती है, और वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसलिए शिवसेना जो है वो किसी भी हद, बाला साहब ठाकरे को जब आप देखते थे पहले, उनके जो बयान होते थे, और वो उसका कारण यही होता था, क्योंकि शिवाजी की जो शिक्षा है वो यही है
स्वतंत्रता संघर्ष उस समय में वही था। उस समय में अंग्रेजों से परेशान नहीं थे शिवाजी। शिवाजी मलेच्छों से परेशान थे, मुसलमान आतताइयों से परेशान थे। खास करके जिन लोगों ने गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर और वो जो था पूरा, जिसको हम आदिल शाही और तमाम बोलते हैं, निज़ाम शाही, और वो उस जगह पर जो अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, उन्होंने थोड़े बहुत लोगों को नौकरी दी, हिंदुओं को नौकरी दी, कुछ अच्छी चीज़ें भी बनाई। कुछ हो सकता है कहीं टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मंदिरों को भी दान दिया, किसी ने मंदिर के लिए ज़मीन भी दी, लेकिन अधिकांश जगहों पर नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। और उन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है और मंदिरों को तोड़ा है और लोगों को लूटा है। और खास करके विदर्भ में तो बारिश बहुत कम होती थी, अकाल पड़ते थे, थोड़ा बहुत अनाज पैदा होता था, और अगर उसी को टैक्स के रूप में, तो बच्चे भूखे मरेंगे। तो भूखमरी के हालात थे। और ये भूखमरी के हालात कृत्रिम रूप से थे, पैदा किए गए थे। प्राकृतिक रूप से तो थे ही, लेकिन प्राकृतिक रूप से होने के बावजूद भी इन्होंने टैक्स लेने में, क्योंकि टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा अनाज का सबसे, तो इस चीज़ को समझिएगा, उसको आप पढ़िएगा। तो पहले जो मैंने आपको शिवाजी बताया था और भारतीय खोज में जो बताते हैं, और वैसे ही आपके नोट्स में जो शिवाजी दिया हुआ है महाराज शिवाजी के बारे में, तब लेकिन आप इस एंगल से पढ़ेंगे तो मेंस में एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर भी कुछ साहित्यकार मिलेंगे आपको। कुछ शिवाजी के समय में ज़्यादा साहित्य की रचना नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो रामकृष्ण समर्थ गुरु रामदास की रचनाएं हैं, शिवा बावनी और वो सब। इसके अलावा थोड़ा सा छत्रसाल और ये दूसरे जो और शासक थे उनके बारे में भी, और साथ में पेशवाओं का पूरा एक, बाद में तो ब्राह्मण थे पेशवा, और उन्होंने उसको वंशानुगत कर लिया था और पेशवा ही सबसे बड़े शासक हो गए थे। राजा जो है वो खत्म हो गया था, छत्रपति नहीं रहे, फिर बाद में पेशवा बन गए। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे छत्रपति के, लेकिन उन्होंने सत्ता को हथियाया। तो सारे पेशवाओं की लिस्ट भी पड़ जाइए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इस समय बने हुए मंदिर, उसका कोरोनेशन वाला जो सेरेमनी है, राज्याभिषेक वाला जो है शिवाजी का, उसका पूरा, और ये सारी चीज़ें जो है ये आपके नोट्स में आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष 125 साल, कितने, 150, हाँ। तो अरबिंदो घोष एक कई रूप हैं अरबिंदो घोष के। स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, आध्यात्मिक नेता भी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उस समय के शिक्षा शास्त्री हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, सोशल रिफॉर्मर। बंगाली पृष्ठभूमि से हैं। यहां एक तो अनुशीलन समिति तैयार कीजिएगा, अनुशीलन समिति। बारिंद्र कुमार घोष इनके भाई हैं, और इनके साथ मिलकर के अनुशीलन समिति। ठीक है, और ये जो हैं ये क्रांतिकारी हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं। अनुशीलन समिति क्या काम करते थे? रिवॉल्यूशनरी काम करते थे, क्रांतिकारी काम करते थे। एग्रेसिव थे, यानी कि नरम दल के नहीं थे, गरम दल के थे, एक्सट्रीमिस्ट। तो रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए आतंकवाद नहीं लिखिएगा, रिवॉल्यूशनरी, कई लोग टेररिज्म लिख देते हैं। इग्नू के नोट्स में भी रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म लिखा है, तो क्रांतिकारी आतंकवाद नहीं लिखना है, रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म। क्या लिखेंगे? रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं अरबिंदो घोष। अगर प्रोनाउंस आप बंगाली में करेंगे तो औरबिंदो, AUROBINDO, औरबिंदो। अरविंद नहीं बोलते हम लोग, हिंदी में अरविंद बोलते हैं, अरविंद घोष, औरबिंदो। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन जो ऑलरेडी मैगजीन है उसमें उनके जो आर्टिकल छपते हैं वो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, बहुत ही कॉमन है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किस में छपता था? हिंदू प्रकाश में छपता था। मैगजीन का नाम था, न्यूज़पेपर का, हिंदू प्रकाश। खास करके अनुशीलन समिति और ये निकालते थे। तो हिंदू प्रकाश में छपने वाले उनके आर्टिकल न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। उसके अलावा भी ढेर सारी बुक्स हैं, बुक्स की लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है? बुक्स की लिस्ट बना दीजिएगा। 1910 तक जो है, देखिए 1905 के आसपास आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन होता है, तो राष्ट्रवाद की एक नई अवधारणा, नेशनलिज्म की एक नई अवधारणा पैदा होती है। 1905 में बंग जिसको हम लोग बोलते हैं, बंगाल का जो डिवीज़न होता है, बंगाल को धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा होती है और उसमें से स्वदेशी की विचारधारा भी निकल करके आती है, स्वदेशी। और स्वदेशी के साथ साथ एक चीज और आती है कि नॉन कॉपरेशन तो गांधी 21 में लेके आए, लेकिन एक नॉन कॉपरेशन स्वदेशी के रूप में उस समय में शुरू हो जाता है। तो राष्ट्रीय स्कूल की अवधारणा, नेशनल स्कूल्स, हमारी खुद की शिक्षा होनी चाहिए, हमारी खुद की एजुकेशन होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्कूल की अवधारणा, और वो पहले प्रिंसिपल है, राष्ट्रीय स्कूल में पहले प्रिंसिपल है खुद ही औरबिंदो घोष। ICS थे, आपको पता है, दार्जिलिंग के कॉन्वेंट स्कूल में उनका बेसिक एजुकेशन हुआ, प्राइमरी एजुकेशन। देन वो लंदन पढ़ने के लिए भेजे गए अपने भाइयों के साथ में स्कूल में। बाद में वहीं कैम्ब्रिज में उनका ग्रेजुएशन हुआ, वहीं से वो ICS में बैठे, लेकिन जानबूझ के हॉर्स राइडिंग में वो फेल हुए और उन्होंने अपने आप को अलग किया ICS से। बाद में जब इंडिया आए तो बड़ौदा के राजा के यहाँ उन्होंने नौकरी भी की, ब्यूरोक्रेसी में काम किया। जो भी थे, आपको पता है, बड़ौदा जो महाराज थे वो अंबेडकर को भी फिनेंस में नौकरी पे रखते थे, फिनेंस सेक्रेटरी थे एक तरह से बड़ौदा गवर्नमेंट के, तो ये भी फिनेंस में और उसमें अच्छी दखल रखते थे। तो ये सब इनका बैकग्राउंड है। लेकिन 1910 के बाद में उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, वो स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे हो गया और पौंडीचेरी चले गए। खास करके पौंडीचेरी में उन्होंने एक आश्रम बनाया, ओरोविले जगह है, गांव, और उनको मिली श्री माँ द मदर। नाम देख लीजिएगा, मैं नाम थोड़ा भूल गया, फिर से विकिपीडिया में मिल जाएगा। तो द मदर, श्री माँ, और ऐसा करके वो जो आश्रम चला, उस आश्रम में अध्यात्म के बहुत अलग तरह के प्रयोग हुए, बहुत ही अलग तरह के प्रयोग हुए, खास करके मेडिटेशन के मामले में, अपनी शक्तियों को जागरण करने के मामले में, और राष्ट्र जागरण तक। यानी व्यक्ति अपनी शक्तियों को जागृत करके किस प्रकार से राष्ट्र को जागृत करने में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तक, पर्सनल कॉन्शियसनेस से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तक, सामूहिक मन के सिद्धांत को उन्होंने दिया कि सामूहिक मन को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, साधना करके, खुद की साधना करके, खुद के बारे में। तो उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था उसमें था सच्चिदानंद, सतचित आनंद, सतचित्त आनंद। ये मेंस में लिखने के लिए मैटर है आपका, प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये सारी बातें जो लिखी हुई है, सावित्री जो बुक्स की सीरीज थी उसमें लिखी हुई है। ये हैरी पॉटर की सीरीज होती है ना बुक्स की, J.K. रोलिंग ने लिखा है, तो वो वैसे ही इनके बुक्स का सीरीज है सावित्री, लंबे समय तक लिखा गया, महाकाव्य है, एपिक है।
सावित्री क्या है, एक एपिक है, उसमें इनमें सारी ये बातें हैं अध्यात्म की, मेडिटेशन के, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म जागरण, आत्म जागरण, खुद की शक्तियों को जगाना, खुद की पावर को समझना, और फिर इस पावर को सामूहिक मन को बदलने में। तो सबसे बड़ी बात है कि अरविंद जो थे, अरविंदो इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे थे, इंग्लिश में ही लिखते भी थे, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उनके संपर्क में देश विदेश के ढेरों फॉलोअर्स थे उनके, भारत में भी बहुत समझदार लोग ही उन तक पहुंचते थे, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी भूमिका बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोगों से मतभेद होने के कारण वो बिल्कुल सामने नहीं आए, लेकिन सूरत विभाजन में वो बाल गंगाधर तिलक के साथ थे। सूरत में जो कांग्रेस विभाजित हुई थी उसमें वो बाल गंगाधर तिलक के साथ थे, न कि गोपाल कृष्ण गोखले के साथ, यानी वो गरम दल के थे, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें उनका विश्वास था। ठीक है, तो ऐसा करके आप अरबिंदो घोष के बारे में जरूर पढ़िए। ठीक है, तो ये जो फेमस पर्सनालिटीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, खास करके इतिहास से उठा करके जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक और पर्सनालिटी है सीताराम राजू, RRR मूवी वाले। ठीक है, रंपा रिबेलियन, रंपा विद्रोह, तो उनको भी 100 साल हो गए। तो 100 वर्ष की को कमेमोरेट करने के लिए, तो क्या था ये रंपा विद्रोह। तो आपने RRR मूवी देखी होगी, तो नहीं देखी हो तो देख भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि वो बहुत सारे प्राइज ले गई ना मूवी, आपने देखा है, वहाँ तक पहुँचा है, ऑस्कर तक गया है उसका गाना और वो सब। ये आधुनिक हथियारों में विश्वास करते थे। इससे पहले वाले आपने आदिवासी विद्रोह देखे होंगे, ट्राइबल रिवोल्ट, तो उन ट्राइबल रिवोल्ट में आपने देखा होगा कि सभी का पैटर्न एक ही है कि अंग्रेज ज़्यादा टैक्स वसूल करते हैं, ठेकेदार शोषण करते हैं, बेगारी कराते हैं। तो शोषण के प्रकार भी तैयार कीजिएगा कि कौन कौन से शोषण करते थे, है ना। बिना पैसे के काम कराते थे, रेलवे लाइनों में काम कराते थे, रोड बनवाने में, जंगल काटने में लगाते थे, और इन सब के साथ साथ लोगों को जेल में बंद कर देते थे, हत्या कर देते थे, महिलाओं के प्रति अत्याचार करते थे। तो जो जागरूक लोग थे, अवेयर थे, वो लोग विरोध करते थे, और यही विद्रोह था। लेकिन बाकी के विद्रोह में और इस विद्रोह में अंतर है। इस विद्रोह में यह अंतर है कि इसमें आधुनिक हथियार जो अंग्रेज चलाते हैं, उन्हीं हथियारों को लूटा गया और उन्हीं हथियारों से उनसे लड़ाई की गई, ये विशेषता है। जबकि मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह में सिद्धू कानू जो है, वो एक तरह से ये बोलते हैं कि ये जो तीर कमान है, बो एंड एरो होता था ना आदिवासियों के पास, तो सिंपल, तो ये तीर कमान से ही गोलियां निकलने लगेंगी और हमारा विश्वास करिए आप जीत जाएंगे। तो ये तो हारने वाला मामला हो गया ना, मतलब ऐसे तो तीर कमान से तो कभी गोलियां निकलेंगी नहीं। लेकिन ये जो विद्रोह था रंपा 1922-23, ये वाला जो विद्रोह था, ये विद्रोह पूरा ऑर्गेनाइज था और आदिवासियों को ट्रेनिंग देकर के फिर अटैक किया जाता था। आधुनिक हथियार लूटे जाते थे, आधुनिक हथियारों को सप्लाई किया जाता था अपने लोगों में, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी प्रॉपर, पूरे सैनिक की तरह वो अटैक करते थे। इससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो ये पूरी मूवी की थीम यही है। उसमें बस थोड़ा सा, चूँकि मूवी बनाते हैं तो एक थोड़ा स्टोरी तो वो बनाना पड़ती है, बाकी कथानक जो है मूल रूप से यही है RRR का।
और शायद वो 100 साल हुए हैं, इसी वजह से उस मूवी को भी उन्होंने इन दिनों में बनाया, जो भी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है आपका, उसके ऊपर आप देखेंगे कि डाक टिकट भी जारी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकार करती है, ठीक है। तो हमारे लिए ये क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो 1922 में, 1923 में जो घटनाएं हुई हैं इतिहास में, फिर 1822 में, 1823 में जो घटनाएं हुई, और जिन घटनाओं को इधर 70 के आसपास हो रही है, और अगर 150 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, वो भी, और खास करके कल्चर से जुड़ी हुई, यहाँ चूंकि आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हुई बात है, संस्कृति को बचाने की बात थी, तो ये भी कल्चर को, इसलिए कल्चर का करंट अफेयर्स में आएगा। शिवाजी का क्वेश्चन मैंने बताया कल्चर को बचाने वाली बात है, और अरबिंदो घोष का जो है वो कल्चर को बचाने की बात ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। स्वदेशी कल्चर है हमारा, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को बचाना, इसलिए शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं वो अरबिंदो घोष। बच्चों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, वो धार्मिक शिक्षा के पक्ष में है, वो चाहते हैं रिलीजियस एजुकेशन होना चाहिए। हिंदू धर्म की जो मूल शिक्षाएं हैं, हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, भगवत गीता तो सभी को पढ़ाई जानी चाहिए, ये बात करते हैं। तो इतिहास पुरुषों में से आपको लोगों को ऐसे उठाना पड़ेगा जिनको कि आप पढ़ सकें, ठीक है ना। तो जहाँ महिलाओं का योगदान हुआ है, बड़ी संख्या में महिलाओं ने काम किया है, क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया है, वहाँ महिलाओं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर, एक ट्रेंड आया है कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चाहे वो स्वतंत्रता संघर्ष हो, चाहे वो लेखिका हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई हो, तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर आप निकालिए, ठीक है। चलिए, तो कुछ चीजें, अब थोड़ा सा क्वेश्चन एक और निकाल लीजिए, जीआई टैग वाला, जो होमवर्क लिख लीजिए, जीआई टैग। आप वेबसाइट पे चले जाइएगा नाबार्ड की, या फिर जीआई टैग की वेबसाइट पे चले जाइएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और जीआई टैग, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी सामग्री मिलेगी जो हर महीने के हिसाब से दी होगी कि पिछले महीने किस किस को जीआई टैग जारी किया गया है भारत में। खाने पीने की चीज़ को भी करते हैं, डांस को भी करते हैं, फेस्टिवल को भी करते हैं। फेस्टिवल को तो क्या करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जहाँ पर व्यापार होता है ऐसी चीज़ों को किया जाता है। प्रोडक्ट्स होता है, साड़ी होती है, इन सबको किया जाता है। तो जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो बहुत सारे, मैं यहाँ गिनाऊंगा तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अब करीब इस साल के करंट अफेयर्स के हिसाब से देखें तो 50 के आसपास तो हैं, मिनिमम 50 है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वो लिस्ट तैयार कीजिए और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़िए कि अगर ये प्रिंटिंग होती है तो इस प्रिंटिंग में कौन सा कलर यूज़ होता है, कपड़ा कौन सा होता है, कौन लोग करते हैं, किस कास्ट के लोग करते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है, उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कैसे कर रही है। ये एक्सपोर्ट होती है तो एक्सपोर्ट होने वाली बात लिखिए कि एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। मेला होता है, हैंडीक्राफ्ट मेला, तो कौन सा, सूरजकुंड का हैंडीक्राफ्ट मेला बड़ा प्रसिद्ध है हरियाणा का, उसका जिक्र कर सकते हैं अगर उधर की कोई चीज़ है तो। राजस्थान में उदयपुर में काफ़ी हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट के मेले लगते हैं, ठीक है। तो जीआई टैग से जुड़ी हुई चीज़ जरूर करिए, एक चीज़, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, चूंकि कल्चर वाला पार्ट है तो स्पोर्ट्स भी इसी का हिस्सा मान लेते हैं, कल्चर ऑब्लिक स्पोर्ट्स कर लीजिए। तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट पे काफ़ी कुछ हुआ है, वर्ल्ड कप भी हुआ है हमारे यहाँ, उससे पहले भी चैंपियनशिप बहुत सारी होती रहती हैं, टेस्ट चैंपियनशिप भी थी। तो स्पोर्ट्स का जरूर करिएगा। क्रिकेट वाला, क्रिकेट से एक आध क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप था, हो सकता है। जनरली यूपीएससी अब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अभी 2-3 साल से ही पूछने लगा, पहले नहीं पूछता था, लेकिन अभी अभी क्वेश्चन आने लगे हैं। एक बड़ा इवेंट हुआ है चेस में, वर्ल्ड कप हुआ है चेस का। तो चेस का जो वर्ल्ड कप है
वो रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है वो रनर अप रहे हैं ना, फर्स्ट रनर अप, यानी कि उप विजेता है। तो वो जीत तो नहीं पाए वर्ल्ड कप चेस का, लेकिन वहाँ तक पहुँचे हैं, फाइनल में पहुँचे, फाइनलिस्ट हैं। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद तो ग्रैंड मास्टर, अभी तक लगभग 80 के आसपास ग्रैंड मास्टर हैं हमारे यहाँ इंडिया में। तो क्या होता है ग्रैंड मास्टर, विमेन ग्रैंड मास्टर क्या होता है? विमेन ग्रैंड मास्टर थोड़ी सी कम रैंक पे होता है। तो जो रेटिंग्स होती हैं उनको उसकी एक टेबल मिल जाएगी, ग्रैंड मास्टर रेटिंग। गूगल में जाके सर्च करिएगा चेस ग्रैंड मास्टर रेटिंग्स और उसका क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो 2500 जो रेटिंग होती है वो जनरली ओपन, मतलब दोनों के लिए, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, वो ग्रैंड मास्टर हो सकता है 2500 अभी के हिसाब से। पहले 2400 था, तो अब क्राइटेरिया जो है वो बदल दिया है ग्रैंड मास्टर होने के लिए 2500। विमेन ग्रैंड मास्टर, महिला ग्रैंड मास्टर 2300 पे हो जाएंगी। तो ऐसे आप देखिएगा कितने पे क्या है, वो टेबल मिल जाएगी। तो भारत में टॉप 10 ग्रैंड मास्टर महिलाओं में और टॉप 10 ग्रैंड मास्टर पुरुषों में, वो निकाल लीजिएगा। तो विश्वनाथन आनंद सबसे पहले थे हमारे इंडिया के ग्रैंड मास्टर, अब तो 80 के आसपास हो गए महिला पुरुष सब करके। तो 10-10 टॉप 10 रैंकिंग। तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद तीसरे नंबर पे, और बाकी और कौन कौन है, कोई 15 साल का है, कोई 13 साल का है, और बहुत कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं। तो दुनिया के सबसे कम कोनेरू हम्पी कौन है, ऐसे इन सब लोगों को पढ़िए। तो स्पोर्ट चेस प्लेयर्स जितने भी हैं, चेस चैंपियंस जो भी हैं, उन सब के नाम लिखिए, रेटिंग देखिए, रैंकिंग लिखिए, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देखिए। उनका स्टेट कौन सा है, स्टेट पूछा जा सकता है, कौन से राज्य से हैं, ठीक है, और वर्तमान में कौन सी चैंपियनशिप जीती है। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बड़ा काम हुआ था रमेश बाबू प्रज्ञानंद वाला। और फिर इनमें से किसको अर्जुन अवार्ड मिला है, किसको वो खेल रत्न अवार्ड मिला है, वो सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। बाकी तो स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ 2 का ही जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि दोनों वर्ल्ड कप हैं, है ना। बाकी और भी करने हैं हमको, लेकिन ये प्रैक्टिस कीजिए अभी से। तो प्रीलिम्स मेंस में कहीं ना कहीं, खास करके इंटरव्यू में, जो लोग इंटरव्यू देंगे, जो सुन रहे हैं अभी लेक्चर, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज मैंने इसका किया। कल से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। तो ये स्टाइल है, ये दरअसल पूरा होमवर्क नहीं है, ये नहीं बता दिया कि ये सब कंप्लीट हो गया, लेकिन ये एक स्टाइल है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंद्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की